हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लेक्चर नंबर 3 में, जहां पे आज हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस नहीं है, आपको इन्हें कॉन्सेप्ट के तरीके से सीखना चाहिए और यहाँ पे हम लोग एडवांस लेवल के अप्रोच को भी सीखेंगे। हालांकि वो मतलब प्योर एडवांस तो नहीं होगा, बिकॉज एडवांस का लेवल अलग होता है, पर हम एडवांस के अप्रोच को सीखेंगे कि एडवांस में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। हम कुछ अच्छे पीवाईक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई आपको कैसे सोचना है। लेकिन ये सब करने से पहले, यानी इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले, आपको थर्मल एक्सपेंशन का बेसिक्स पता हो। अगर आपको थर्मल एक्सपेंशन का बेसिक्स नहीं पता है तो आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। आप बस यहाँ पे इरिटेट होगे और आपको फिजिक्स टफ लगना शुरू हो जाएगी। पर अगर आपका बेसिक्स क्लियर है थर्मल एक्सपेंशन का और आपको पिछले चैप्टर्स की नॉलेज भी हल्की फुल्की है, ज़्यादा नहीं, इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, आपको हल्की फुल्की भी नॉलेज है, बेसिक्स पता है, तो आपको इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और दूसरी चीज़, ये लेक्चर स्कूल वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है और नीट के लिए तो खासकर नहीं है। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इनके लिए हेल्पफुल होगा। मैं नहीं बोल रहा कि सफिशिएंट होगा जेई एडवांस के लिए, पर भाई मैं बोल रहा हूँ हेल्पफुल होगा। क्लियर है बात? तो चलिए पहले आप इस सवाल को नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड टी इज हीटेड फॉर अ टेम्परेचर चेंज डेल्टा के। अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज को हमने डेल्टा के से क्यों दिखाया? पहली चीज, रीजन बिहाइंड दैट कि भाई टाइम पीरियड का सिंबल भी टी है और टेम्परेचर का डेल्टा टी होगा, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा के यूज किया। ठीक है, बोला जा रहा। अब देखो सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम हालांकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, फिर भी आपको पिछले लेक्चर से, मतलब आपको पिछले चैप्टर्स में ही कहीं ना कहीं इनकी बेसिक नॉलेज दे दी गई है। क्या होता है? ऐसे आपके पास एक कोई सॉलिड सरफेस होती है, हम इस सॉलिड सरफेस पे एक धागे से एक मास को लटका देते हैं। अब इस मास का नाम होता है बॉब, है ना, इसका नाम क्या होता है? बॉब। हम इसको लटका देते हैं और इस धागे की लेंथ अगर एल है तो इसका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आता है वो होता है 2π में L/G। ये तो आपने कहीं ना कहीं चीज़ें पढ़ी ही होंगी, है ना, सिंपल पेंडुलम के बारे में। अरे आपने वो किया नहीं है कि बचपन में अब तुम किडनैप नहीं, अब तुम हिप्नोटाइज होने वाले हो, तो ऐसा हम लोग करते हैं, इसको देखो ऐसे। तो वही वाला ये आपका क्या है? सिंपल पेंडुलम है। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ये हम आपको बता रहे हैं, हालांकि आगे चल के हम एसएचएम में इसको डिराइव भी करेंगे। तो एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? T बराबर 2π/L/G। अब ये नॉर्मल था, बोला गया ए सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड T इज हीटेड फॉर अ टेम्परेचर चेंज डेल्टा के। यानी अगर अभी इसका टेम्परेचर कुछ तो रहा होगा, आपने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्या किया? टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, इसको हीट कर दिया। और जब आपने इसको हीट किया तो क्या होगा? आप खुद सोचो तो क्या होगा? तो ये धागा जो था ये फैल जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। अरे भाई अब तक आप तो यही पढ़ रहे थे कि बोला एल्ज्यूमिंग लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज अल्फा, ये अल्फा इसका है, तो ये धागा लंबा हो जाएगा। अब धागे की लंबाई मान लेते हैं फाइनल एल हो गई, एल फाइनल, है ना। तो आप अगर पिछले लेक्चर देखे हुए होंगे तो आपको एल फाइनल और इन सब में रिलेशन पता होगा कि भाई एल फाइनल की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा के। क्या आपको ये बात समझ आई? क्लियर है बात? चलिए अब ध्यान से देखो, मैं टाइम पीरियड न्यू की बात करूं तो टी न्यू क्या होगा? न्यू टाइम पीरियड क्या होता था भाई? यहाँ पे टाइम पीरियड में होता था 2π में L/G। अब जी तो यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, क्योंकि जी का टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब जी की वैल्यू टेम्परेचर से चेंज नहीं होती है। तो न्यू टाइम पीरियड क्या होगा? 2π में L final/G। और अगर हम बात करें टी न्यू, वो कितना हो जाएगा? 2π। अब L फाइनल की वैल्यू यहां से रखिए, तो L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा के बाई जी। ठीक है, सॉरी। चलिए अब यहां पे थोड़ी सी हम मैथमेटिक्स लगाते हैं। अगर आपको मैथ्स आती है तो आप ध्यान से देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो आपका टी न्यू है, जो आपका टी न्यू है वो आपका क्या हो जाएगा? 2π में L/G इंटू, ये आएगा कि नहीं आएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा के की पावर, मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
एक काम करता हूँ, आप इसको एक काम करिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये मिटा दूँ, ये इतना मैं मिटा देता हूँ, है ना, ये मैं इतना मिटा देता हूँ, सॉरी, ये मैं इतना मिटा के आपको आगे बढ़ता हूँ। ध्यान से देखिए, ये चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो टी न्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, और ये एल बाई जी और इसको अलग से लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा के की पावर 1/2। क्या आपको यहाँ तक बात समझ आई? अरे बोलिए भाई, क्या यहाँ तक बात समझ आई कि टी न्यू इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा के की पावर 1/2? ये तो समझ आया ही होगा, और नहीं समझ आया तो यहाँ क्या कर रहे हो? अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। ये 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी क्या है, पुराना वाला टाइम पीरियड, तो हो गया टी इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा के। अब वहाँ पे अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो हम लोग वहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में बोले थे कि अल्फा की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, ये 10 की पावर -4 के ऑर्डर की होती है। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा के बाई 2। क्लियर? क्या आपको ये बात समझ आई? तो आपको ये न्यू टाइम पीरियड ऐसे देखने को मिल रहा है, ये आपको न्यू टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है कि भाई आपका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, टी न्यू इज इक्वल टू टी प्लस टी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा के बाई 2। क्लियर? क्लियर भाई साहब? ओके, आगे बढ़े। देखो ध्यान से, अरे अभी कहानी खत्म नहीं है, रुको, अभी बहुत कहानी बची है इसमें, वरना इसको हम एडवांस लेवल का क्यों बोलते हैं, अभी बहुत चीजें बची हुई हैं। अभी तो सिर्फ एक फॉर्मूला निकाला है हमने, अभी इसकी एनालिसिस करते हैं कि ये आपको बता क्या रहा है। अब ध्यान से देखो कि भाई हीट करने पे क्या हुआ, हीट करने पे ये आपका टी न्यू की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे बताओ टी न्यू और टी में कौन बड़ा है, बताइए भाई। टी न्यू और टी में अगर देखा जाए इस फॉर्मूले के बेस पे, तो टी न्यू की वैल्यू बड़ी है टी से। अच्छा, हमने ये तो पता कर लिया। पहली चीज क्या है कि भैया टाइम पीरियड न्यू का वो ज़्यादा होगा टाइम पीरियड, मतलब पहली चीज़ जो आपने जानी। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे हम बात करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले टी न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे टी न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, टी प्लस टी अल्फा डेल्टा के बाई 2। अरे कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लाई किए हैं टी से अंदर में, इसको इधर भेजोगे तो हो जाएगा टी न्यू माइनस टी इज इक्वल टू टी अल्फा डेल्टा के बाई 2। आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, टाइम पीरियड है, गड़बड़ी मत करिएगा। ये हो गया टी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा के बाई 2। ये क्या है, डेल्टा टी अपॉन टी क्या है, जल्दी बताएं, अरे जल्दी बोलो, क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन टेम्परेचर। क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन टेम्परेचर। बहुत मारेंगे अगर लिखे टेम्परेचर तो, टाइम पीरियड है, क्या है, टाइम पीरियड, गड़बड़ी मत करके आना। ये डेल्टा के क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर दोनों तरफ इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अल्फा डेल्टा के बाई 2 इंटू 100, या आप एक लाइन और सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू 50 अल्फा डेल्टा के। क्लियर? अरे बोलो भाई, ये क्या है, ये आपको पता है कि ये है आपका परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। अरे यार देखो क्या बोल रहे थे हम, गलती कर दिया, ये आपका टाइम पीरियड है, ये क्या है, टाइम पीरियड। ये भी क्या है, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। हम देखो बता रहे थे कि गलती मत करना और खुद ही गलती कर दिए। ठीक है, तो आप पहले इतनी चीज़ें नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें नोट करें आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने ये पता किया, जैसे आप एक एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं कि हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा कि अगर आपके पास कोई एक पेंडुलम वाली घड़ी है, या मान लेते हैं पेंडुलम ही है ना, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड मान लेते हैं अभी के लिए 2 सेकंड है, और अभी टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पता है ना, केमिस्ट्री पढ़ते हो, हाँ, कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस है। अरे यार टी, देखो इसीलिए बोला था। आपका जो टेम्परेचर है, टाइम पीरियड इसका 2 सेकंड है, और कब है,
25 डिग्री सेल्सियस पे, सिंबल नहीं यूज करेंगे हम। अब मान लेते हैं भाई टेम्परेचर बढ़ गया, क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये डंडा बढ़ जाएगा, ये जो धागा है इसका जो लेंथ L था, अब L लेंथ L फाइनल हो जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, मान लेते हैं कितना होता है 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। भाई गर्मी में टेम्परेचर 44-45 तो चला ही जाता है, तो मान लीजिए आपका जो टेम्परेचर हो गया वो 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपको पुराना टाइम पीरियड पता है, तो T फाइनल इज इक्वल टू T इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा K बाई 2 हो जाएगा। अब T फाइनल क्या होगा, T फाइनल इज इक्वल टू पुराना टाइम पीरियड 2 है इंटू 1 प्लस अल्फा, आपको सवालों में दिया जाएगा। अब यहाँ पे हमने मटेरियल लिया था, तो इस लेंथ, इस जिसका भी आपका धागा रहेगा उसका जो थर्मल कोएफिशिएंट है वो अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा के क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। भाई डेल्टा के क्या है, गलती मत करना, ये चेंज इन टेम्परेचर है। अब एक चीज, दूसरी चीज आपको बताया था कि कभी भी आप सवाल करिएगा तो जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो किस में लिखिएगा, केल्विन में लिखिएगा, बताए थे। दूसरी चीज आपको ये बताए थे कि भैया चेंज इन टेम्परेचर चाहे केल्विन में निकालो चाहे डिग्री सेल्सियस में निकालो सेम ही आता है। तो यहाँ पे आप दोनों में से चेंज की बात हो रही है, ध्यान सुनना, चेंज की बात हो रही है। तो अगर डिग्री सेल्सियस में 20 का चेंज है तो केल्विन में भी जब करके करोगे चेंज निकालोगे तो 20 ही आएगा। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो अल्फा बाई 2 इंटू 20, तो ये आपका न्यू टाइम पीरियड निकल के चला आएगा। ऐसे एक आध आपको चुटर पुटर क्वेश्चन मिल जाएंगे, छोटे वाले हल्के क्वेश्चंस, ठीक है। हम जिसकी बात कर रहे थे वो एनालिसिस आप ध्यान से सुनिएगा, ये मिटा दूं, मैं मिटा देता हूं, उसकी एनालिसिस मैं करता हूं। वो जो आपको अभी मैं बताने चल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे हल्के क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे और आप कर लोगे, इतने आप समझदार हो। भाई 11वीं कर रहे हो, इतने समझदार हो ही। अब अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट डाल के रखिएगा, मार्क करिएगा इसको इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। समझिएगा इस बात को। मान लीजिए आपके पास एक पेंडुलम था, क्या था, एक पेंडुलम था जिसका टाइम पीरियड कुछ तो था। अभी इसकी लेंथ मान लेते हैं L है, इसका टाइम पीरियड कुछ था। अब यहाँ पे दो केसेस है, अभी नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब बसंत का मौसम है, ठीक है, तब टेम्परेचर कुछ रहा होगा। अब हमने क्या किया, एक टाइम पे इसे हीट किया, क्या किया, हीट। अब हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे तो ये लेंथ बढ़ जाएगी और आपका ये लेंथ एक्सपेंड होकर मान लेते हैं L कुछ आ गया, मतलब L1 आ गया मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर टाइम पीरियड मान लेते हैं T1 था या T था, यहाँ पे टाइम पीरियड मान लेते हैं T1 हो जाएगा। अब आप क्या मुझे बता सकते हो कि T और T1 में क्या रिलेशन है, तो आप खुद बोलोगे सर हीट कर रहे हैं तो लंबाई बढ़ेगी और लंबाई बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो हमने बोला ठीक है। हमने बोला कि अगर इसी को कूल करेंगे तो क्या होगा, हमने बोला आपसे कि अगर इसी को कूल करेंगे तो क्या होगा, तो जैसा जब आप इसे कूल करोगे तो ये लेंथ छोटी हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगा। क्लियर है बात। अब यहां पर जो आपका टाइम पीरियड आ रहा है वो T2 मान लो आ रहा है, क्या आ रहा है, T2 आ रहा है। अब आप मुझे बताओ T और T2 में क्या रिलेशन है, तो ऑब्वियस बात है T2 की वैल्यू कम है। अगर हम एक नॉर्मल सी बात करें T2 T और T1 में रिलेशन, तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी, T2 की होगी। तो आप यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं कि भाई T2 की वैल्यू सबसे छोटी होगी, उससे बड़ी आपकी T की होगी और सबसे बड़ी वैल्यू T1 की होगी। ठीक है, ठीक है, हमने बोल दिया कि भाई ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको कुछ एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ, वरना आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। मान लेता हूँ कि यहाँ पे टाइम पीरियड 1 सेकेंड था, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड अभी के लिए मान लेते हैं 1 सेकेंड था। 1 सेकेंड टाइम पीरियड मतलब क्या होता है जानते होगे कि भाई अगर आप कोई पेंडुलम पकड़ो, यहाँ पे नहीं है, पेंडुलम पकड़ो तो पेंडुलम ऐसे 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 मोशन करता है। देखो फिर से सुनो कि भाई अगर अपने पास कोई पेंडुलम है, ये मान लेते हैं पेंडुलम है, अभी ये इसका मतलब ऐसे रुका रहता है ना, भाई यही तो रुका रहता है। पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, एक चक्कर को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है हम उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चक्कर थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। आपने क्या किया, इस पेंडुलम को इधर पीछे खींचा, अब इसको छोड़ दिया तो पेंडुलम यहाँ गया, अब इसे एक चक्कर बोलोगे, नहीं, पेंडुलम यहाँ से जब आप छोड़े तो ये इधर नहीं रुकेगा, आगे भी जाएगा, ठीक है। क्या इसे एक चक्कर बोलेंगे, नहीं,
तो किसे एक चक्कर बोलेंगे सर? ध्यान से सुनो, यहां पे आपका पेंडुलम रुका हुआ था, पेंडुलम को आपने पीछे खींचा, आपने इसे छोड़ दिया तो ये पेंडुलम आगे गया, यहां पे नहीं रुका, आगे गया, ठीक है, फिर वापस चला आया। मतलब यहां से, ये ध्यान से सुनो, यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, वापस यहां आया, आप इसे बोलते हो एक चक्कर। फिर सुनो, वरना गलती करोगे आप, यहां से इधर गया, फिर आगे गया, फिर वापस आया, हम इसे क्या बोलते हैं? एक चक्कर बोलते हैं। और इसको पूरा करने में जो टाइम लगता है हम उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। क्लियर है बात? तो अब अगर इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 1 सेकंड है। अब आपसे मैंने पूछा, आपने हीट किया तो क्या होगा? आपने बोला सर लेंथ बढ़ जाएगी। अब लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी जो एक चक्कर वो पहले 1 सेकंड में पूरा कर रहा था, अब उसी चक्कर को पूरा करने में, यानी यहां से यहां जाने के, यहां जाके यहां आने में जो टाइम लगेगा अब 1 सेकंड से ज्यादा लगेगा। मान लेते हैं वो आपका 1.2 सेकंड हो गया, कुछ भी मान लेना, 1.1, 1.2 जो भी मान, ठीक। अच्छा, अगर इस केस में बात करें तो क्या होगा? इस केस में आपने ठंडा किया तो लेंथ हो जाएगी कम, जिससे आपका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी यहां से यहां, यहां और वापस यहां आने का जो टाइम है वो अब कम लगेगा। पहले कितना लगता था? नॉर्मल में 1 सेकंड लगता था, अब कितना लगेगा? अब लगेगा मान लेते हैं 0.8 सेकंड। अब यहां पे एनालिसिस समझना, ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनिएगा वरना आप गड़बड़ कर दोगे। अब मुझे बताओ कि t बराबर 1 सेकंड में t बराबर 2 गया, t बराबर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड था, यहाँ पे 1.2 सेकंड हुआ, यहाँ पे 1.8 सेकंड हुआ, ठीक है। हम देखो, ऐसा नहीं कि दोनों साथ में चीजें चल रही हैं, हम एक बार यहाँ से यहाँ तक एनालाइज कर रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक एनालाइज कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताइए किस केस में आपका जो पेंडुलम है वो फास्ट हो गया, है ना? किस केस में आपका पेंडुलम स्पीड अप हो गया? अब इतना समझाने के बाद आप ये जवाब तो दे ही सकते हो कि किसमें आपका पेंडुलम तेज हो गया। ऑब्वियस सी बात है यार। अब काम देखो, इसको भी एक चक्कर लगाना था, इसको भी एक चक्कर लगाना था, इसको भी एक चक्कर लगाना था। ये एक चक्कर को कंप्लीट करने में 1 सेकंड ले रहा है, ये एक चक्कर को कंप्लीट करने में 0.8 सेकंड ले रहा है, और ये एक चक्कर को कंप्लीट करने में 1.2 सेकंड ले रहा है। तो अपना रेफरेंस पॉइंट ये है, तो ये वाला जो है इससे कम टाइम ले रहा है, यानी इस केस में अपना जो पेंडुलम हो गया है वो तेज हो गया, यानी फास्ट हो गया। और इस केस में अपना जो पेंडुलम था वो क्या हो गया? स्लो हो गया। अब देखो जे किसका यूज करता है? यहां पे जे यूज करता है टाइम गेन्ड बाय पेंडुलम, टाइम लॉस्ट बाय पेंडुलम वर्ड का, ठीक है। किन वर्ड्स का यूज करता है? टाइम गेन्ड बाय पेंडुलम, टाइम लॉस्ट बाय पेंडुलम। अब आपसे मेरा एक सवाल है, कौन सा पेंडुलम टाइम गेन करेगा और कौन सा पेंडुलम टाइम लॉस्ट करेगा? देखो बहुत कंफ्यूजिंग है। टाइम गेन्ड बाय पेंडुलम की बात कर रहा हूं भाई, देखो अपने पास ये अपना रेफरेंस लेवल है, कंफ्यूज मत होना, फिर से बोल रहा हूं वरना आप उड़ जाता है काफी बच्चों को। ये अपना रेफरेंस है। अब मुझे बताना कि इन दोनों में, एक तो ये है, इसको देखना, और ये पहला दूसरा हो गया। अब मुझे बताओ कौन सा वाला पेंडुलम टाइम को गेन कर रहा है, पहला वाला कि दूसरा वाला? आपको लगेगा सर पहले टाइम 1 सेकंड ले रहा था, अब ये 1.2 सेकंड ले रहा था, तो ये टाइम गेन कर लिया। तो पहले वाले ने क्या कर लिया? टाइम गेन कर लिया, दूसरे वाले ने टाइम लॉस कर दिया। गलत। पहला वाला टाइम ज्यादा ले रहा तो गेन कैसे कर लिया भाई टाइम? सुनो एग्जांपल से समझना। मान लो आपको एक काम करने को बोला गया, एक काम को आपको करने के लिए टाइम दिएगा 1 घंटे। सुनना ध्यान से सुनना। आपको घर वालों ने कोई काम बोला तो बोला कि भाई 1 घंटे ये काम कर लियो फिर खेलने चले जाइयो, उन्होंने ये बोला। मान लो उस काम को करने में आपको लग रहे 10 मिनट, भाई घर वाले 1 घंटे का काम क्यों देंगे, है ना? या उन्होंने बोला कि एक काम करो बेटा, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। तब बाहर जाके खेलना या तब ये काम करना, जो भी आपका कुछ काम होगा, ठीक है? तुम मान गए। तुमसे पूछा पापा ने कि बेटा कितना टाइम लगेगा? तुमने सोचा कि अच्छा ये कैलकुलेशन कर करके तुमने बोला पापा 1 घंटे में हो जाएगा। कितने देर में? 1 घंटे में। तो पापा बोले ठीक है 1 घंटे बाद तुम अपना जाके खेल लिया, ठीक है? तुम मान गए। अब तुमने अपना होमवर्क किया, एक दिन तुमने अपना होमवर्क कर दिया कि 1 घंटे नहीं 40 मिनट में कर दिया। कितनी देर में कर दिया? 40 मिनट में। यानी तुमने अपना होमवर्क तेजी से किया, फास्ट, तेजी से किया। अब वो जो तुम्हारे पास 20 मिनट थे, डील किस बात की हुई थी? होमवर्क कंप्लीट करोगे फिर जाके बाहर खेलना। अब तुम्हारा जो बाहर जाके खेलने का टाइम है वो 1 घंटे का है, पर होमवर्क कंप्लीट तुमने जल्दी कर लिया, तुमको कितना टाइम मिला? 1 घंटे 20 मिनट का टाइम मिला।
समझ आई बात? तो तुमने यहां पे क्या किया, टाइम को गेन किया, टाइम गेन्ड बाई यू। पर अगर तुमने वही होमवर्क को करने में तुम 60 मिनट के बजाय 1 घंटे के बजाय तुम 80 मिनट लगा रहे हो, 1 घंटे 20 मिनट लगा रहे हो, अब तुम्हारा खेलने जाने का टाइम तो कम हो गया, यानी यहां पे तुमने टाइम लॉस्ट कर दिया। तो यहां पे जो वर्ड यूज होता है वो यहां पे होता है कि भाई इस वाले पेंडुलम ने टाइम को गेन किया है, टाइम गेन्ड बाई पेंडुलम, टाइम गेन्ड बाई पेंडुलम कितना है, वो आपका 0.2 सेकेंड है। यहां पे आपके पेंडुलम ने टाइम को लॉस्ट किया, तो टाइम लॉस्ट बाई पेंडुलम वो कितना होगा आपका, वो आपका होगा 0.2 सेकेंड। अब लॉस्ट भी अरे सब कुछ हमने वैसे लिया तो फिर 0.2 ही आएगा, क्योंकि आप एग्जाम्पल याद करो, फिर से सोचो कि आपको खेलने जाने के लिए टाइम कब ज़्यादा मिलता, आप कब खेलने जाने के लिए टाइम गेन कर लेते, जब आप अपना होमवर्क जल्दी करते। अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपने होमवर्क कितनी मतलब कौन से वाले केस में ज़्यादा देर तक किया, ये थोड़ी ना यार, सवाल कुछ दूसरा है, तुम समझ कुछ और रहे हो। समझ आया? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? अपने हिसाब से कहीं ना कहीं एज्यूम कर लेना, लेकिन मैं बता रहा हूं बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे वो आगे पूछता है सर यहां से यहां तक जाने में टाइम पीरियड घटा, तो सर यहां पे टाइम गेन्ड कैसे हो गया, टाइम तो लॉस होना चाहिए था। सर यहां से यहां जाने पे टाइम पीरियड बढ़ा 1.2 सेकंड हो गया, सर यहां पे टाइम तो गेन हुआ 0.2 सेकंड का, आप लॉस्ट क्यों बोल रहे हो? तो आप ऐसे अगर आपके दिमाग में क्वेरीज आ रही है तो प्लीज आप उसे निकाल दो, क्योंकि ये आपके दिमाग में घर कर जाएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए बस। क्लियर? क्या आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई? कंफ्यूज तो नहीं हो? चलिए आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम बात करते हैं आगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए हम एक एग्जांपल से चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपने पास एक घड़ी थी, ध्यान से समझिएगा, अपने पास एक पेंडुलम वाली घड़ी थी, है ना? आपने देखा ही होगा, अब तो नहीं दिखती है, वरना पहले घर के बाहर लगी रहती थी बड़ी सी पेंडुलम वाली घड़ी। तो जब 12-11 जो भी बजते थे तो टन टन करती थी। तो वैसे ही मान लीजिए अपने पास एक घड़ी है, क्या है, एक तो घड़ी है, ठीक है, एक अपने पास घड़ी है। क्लियर है बात? अपने पास क्या है, एक घड़ी है, और घड़ी का टाइम पीरियड मान लेते हैं अभी। घड़ी जो अपने पास है किस टेम्परेचर पे मान लेते हैं, अपने पास 30 डिग्री सेल्सियस पे है। हमने क्या किया भाई, गर्मी का मौसम आ गया है ना, या कहीं हम बाहर लेके गए उसी घड़ी को, 25 ही मानते हैं यार, 25 ज़्यादा सही लगता है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। हम उस घड़ी को लेके बाहर गए टाइम देखने के लिए, और गर्मी का मौसम चल रहा है और बाहर बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस है। आपकी घड़ी किसी मेटल की तो बनी होगी, और उस मेटल का कुछ ना कुछ अल्फा होगा, है ना? उस मेटल का क्या होगा, कुछ ना कुछ अल्फा होगा। मान लेते हैं अभी जो ऑब्वियस सी बात है, इस घड़ी का टाइम पीरियड हम आपको दे रहे हैं 1 सेकेंड, सवालों में दिया जाएगा। और जिस मटेरियल का ये बना है आपका धागा, उसका अल्फा मान लीजिए 10⁻³ केल्विन इनवर्स है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो टाइम आपका गेन करेगी या तो घड़ी, या तो लॉस करेगी, है ना? आपकी घड़ी या तो टाइम को गेन करेगी या तो लॉस करेगी। तो सवाल यही है, व्हाट फाइंड टाइम गेन्ड और लॉस्ट बाई वॉच इन 1 डे, कि भाई आपकी जो घड़ी है वो एक दिन में कितना टाइम गेन करेगी या लॉस करेगी। पहले सवाल को करते हैं फिर समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, ये सवाल आपसे क्या कह रहा है और इससे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। अब पहले आप मुझे ये बताओ, इतना तो आप समझ ही चुके होंगे, हीट कर रहा हूं तो भाई लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ने की वजह से टाइम पीरियड बढ़ेगा, और इस केस में आपकी घड़ी जो है वो टाइम लॉस करेगी, ठीक है। सर हम कैसे निकालेंगे कि टाइम लॉस कर रही है कि गेन कर रही है? अब यहां पे आपके लिए एक चीज निकल के आ रहा है, एक फॉर्मूला भी आपको दिया गया था, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू क्या था, अल्फा डेल्टा के बाई 2। याद आया? ये क्या था सर? ये तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड है। लेकिन अगर किसी चीज को आप टी से डिवाइड कर देते तो वो क्या होता है, वो पर सेकंड हो जाता है। ये क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में टाइम पीरियड में कितना चेंज हो रहा है। क्लियर है बात? क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड पर सेकंड है, कि भाई 1 सेकंड में टाइम पीरियड में कितना चेंज हो रहा है। ये क्या है,
ये अगर आप ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो तो ये आपको बता रहा है चेंज इन टाइम पीरियड पर सेकेंड, टाइम पीरियड पर सेकेंड। क्लियर है बात कि भाई आप टाइम पीरियड में पर सेकंड निकाल रहे हो। चलो आप मुझे बताओ कि एक सेकंड में टाइम पीरियड में कितना चेंज हो रहा है, एक सेकंड में टाइम पीरियड में कितना चेंज हो रहा है। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा भाई पर सेकंड में कितना चेंज हो रहा है। तो आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा अल्फा की वैल्यू है कितनी 10⁻³ डेल्टा के कितना है 45 20 डिफरेंस कितने का आ रहा है 20 का आ रहा है बाई 2। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 1 जा 2 2 10 जा 2 10 सर जो भी है 20 होता है। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10⁻² सेकेंड्स, है ना। अब इसका कोई यूनिट नहीं मानते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये इतना सेकंड आपका, ये घड़ी एक सेकंड में इतना लॉस कर रही है, क्योंकि ये टाइम पीरियड लॉस करेगी ना यार। खुद सोचो, हीट कर रहे हो तो लॉस ही तो होगा, टाइम लॉस भाई। तो एक सेकंड में आपकी घड़ी कितना टाइम लॉस कर रही है 10⁻²। तो एक दिन में कितना लॉस करेगी, जब एक सेकंड में भाई साहब इतना कर रहे हो तो एक दिन में कितना करेगी। तो टाइम लॉस्ट बाई वॉच इन 1 डे। तो भाई अगर एक सेकंड में इतना कर रही है तो एक दिन में जितने सेकंड हो गए उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा। तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं 86,400 इंटू 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 864 सेकेंड्स। क्या हो जाएगा 864 सेकेंड्स। कि भाई एक दिन में आपकी घड़ी 864 सेकेंड लॉस कर जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, यानी एक दिन में आपकी घड़ी 864 सेकेंड पीछे हो जाएगी। फिर समझना, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास एक पेंडुलम वाली घड़ी नहीं, एक नॉर्मल घड़ी थी, आप बाहर निकले और दोनों पर टाइम देख के निकले, आपका और इसका, ये वाली घड़ी का और आपके हाथ में जो घड़ी है, आपके फोन में जो घड़ी है, दोनों का टाइम सेम है। दोनों का टाइम क्या है, सेम है। पर जब आप बाहर गए और बाहर आप काम करके आए, एक दिन के बाद आप वापस आ रहे हो, बाहर थे आप इतने देर में, तो जब आप बाहर थे तो जब आप घर में आके देखोगे आपकी घड़ी में देख रहे हो कि बज रहा है 6, तो क्या इस घड़ी में 6 बजेगा, नहीं, ये घड़ी में अभी 6 बजने में 864 सेकंड बाकी होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आई कि भाई अगर टाइम गेन्ड होता तो आपकी घड़ी आगे चली जाती। इसका मतलब क्या है, आपकी घड़ी पीछे हो गई, आपकी जो घड़ी है, आपकी घड़ी पीछे हो जाएगी, हो गई है, मतलब हो जाएगी, क्या हो गई है। क्या आपको बात समझ आई। कितना सेकंड पीछे हुई है 864 सेकंड। मिनट में आप कर सकते हो भाई, 60 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा। 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60 से डिवाइड कर लो तो 864 डिवाइड बाई 60 कुछ 10 मिनट के आसपास हो रहा है, मतलब मोर देन 10 मिनट जा रहा है। तो ये तो पॉइंट लगाएगा, फिर 6 1 जा 6 और बचेगा 2, तो 6 2 जा 12, मतलब वो 12 मिनट कुछ सेकंड के आसपास जा रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 12 मिनट के हम मान सकते हैं कि आपकी घड़ी 12 मिनट पीछे हो जा रही है ना। 12 4 16 होता है 35 जो भी है, ठीक है। तो 12 मिनट आपकी घड़ी क्या हो जा रही है, पीछे हो जा रही है। अगर यहीं पे आप इसको ठंडी से गर्मी में लेके, सॉरी यहाँ से आप इसको कूल करते तो आपकी घड़ी तेज हो जाती, आपकी घड़ी आगे चली जाती। कितनी मिनट, 12 मिनट। क्या आपको सवाल समझ आया, क्या आपको ये एनालिसिस समझ आई। डन, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं एक और बेहतरीन सवाल की तरफ। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए आप इस सवाल को पहले नोट करिए। सर इतना बड़ा सवाल, और क्या बड़ा नहीं रहेगा, भाई लिख के लेके आए हैं वरना समझाते। तो पहले आप सवाल को पढ़ो, समझो और नोट भी करो साथ में। चलो 1 2 3, चलिए अब मैं आपको सवाल समझाता हूँ। बोल रहा है अपने पास एक स्फेरिकल बॉडी है ऑफ मास m, ध्यान से समझिएगा, अप्रोच ऑफ मास m एंड रेडियस r। एक अपने पास कोई स्फेरिकल बॉडी है जिसका मास m है, रेडियस r है। आप उसे हीट कर रहे हो और हीट करके उसका जो टेम्परेचर है वो डेल्टा टी बढ़ा दे रहे हो, मतलब चेंज कर दे रहे हो, ठीक है। अगर बॉडी पहले ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही थी, फाइंड द एंगुलर स्पीड, यानी आपको बाद में एंगुलर स्पीड बतानी है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, रोटेशन का थोड़ा सा मिक्सअप है। सवाल समझिए, देखिए आपके पास कोई एक स्फेरिकल बॉडी थी, ठीक है।
अब ये स्फेरिकल बॉडी कुछ भी हो सकती है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है और आपका हॉलो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, अभी आप धीरे धीरे समझ जाओगे। ठीक है, अभी आप इसे रोटेट कर रहे थे ओमेगा नॉट से। ठीक है, अब ओमेगा नॉट से जब इसे रोटेट कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी, सब मस्ती में चल रहा था। आपने क्या किया, इसे हीट कर दिया। इसका मास कितना था, m था, और इसका रेडियस आपको कितना दिया है, r दिया है। ठीक है, हम मान रहे हैं बीच से रोटेट हो रहा है, कहीं और से नहीं। ठीक ठीक, अब आपने इसे क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट का सिंबल डेल्टा होता है। जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, ये फैल जाएगा। आपने पढ़ा था कि भाई एक्सपेंड हो जाएगा, तो ये हीट करने पे एक्सपेंड हो गया। अब आपका ओमेगा नॉट से नहीं घूम रहा होगा। सर क्यों, खुद सोचो। अब इसका रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा, आर फाइनल। क्यों, आपका क्यों ओमेगा नॉट से नहीं घूमेगा। याद करो, रोटेशन में कहीं ना कहीं आपको बताया गया था, आपको याद होगा तो रोटेशन में आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो कि भाई आप, अगर आपके बुक में होगा कि एक बच्चा है जो 2 डंबल लेके गोल गोल घूम रहा है, तो वो धीरे घूमता है, लेकिन जैसे ही वो डंबल को अपने पास लेके आता तो वो जोर तेजी घूमना शुरू कर देता है। याद आ रहा है, ऐसा कुछ आपने पढ़ा था। अब नहीं याद आएगा तो फिर सवाल आपके लिए नहीं है। मैंने पहले ही बोला था, वो बच्चे यहाँ से कट लें जिनको बेसिक से नहीं आता है, वरना फिर आप फिजिक्स से डर जाओगे, है ना। यहाँ पे रोटेशन मिक्स है, तो अच्छे बच्चे ही रुके जिनका रोटेशन तैयार है, जिनका बेसिक्स तैयार है। और वैसे भी ये एडवांस लेवल की बात हो रही है, तो एडवांस बहुत कम लोग ही क्लियर करते हैं। ठीक है, अब तो ध्यान से सुनो, ज़्यादा और नहीं बोलूँगा। चलो चलो ध्यान दो। हाँ, अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। पहले आपके दिमाग में ये चीज़ चलनी चाहिए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, वाई ये ओमेगा नॉट से क्यों नहीं घूम रहा है। रीजन बिहाइंड इट कि ये एक्सपेंड कर गया। सर एक्सपेंड करने से ऐसा क्या हुआ, एक्सपेंड करने से भाई लीनियर मोमेंटम फर्क पड़ गया उसके। लीनियर मोमेंटम मतलब सर एक्सपेंड करने के टाइम पे आपने कहीं पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा ना। याद हो, आपको बताया गया था कि भाई अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जीरो है, तो टाउ एक्सटर्नल जीरो होगा। इसका मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो जीरो होगा। यानी आप लिख सकते हो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। और एल का फॉर्मूला क्या था, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वेलोसिटी। तो वैसे यहाँ पे क्या होता था, i इंटू ओमेगा, यानी i इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल बराबर होगा i फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। क्लियर बात, ये अपनी अप्रोच है। अब ये सी बात है, कुछ लोगों को सवाल को पढ़ते टाइम पहली बार में नहीं समझ आया होगा कैसे करेंगे, लेकिन हम समझा रहे हैं। अगर आपको मेरे समझाने के बाद चीज़ें क्लियर हो रही हैं, दैट मीन्स आपका लेवल ठीक ठाक है। अगर मेरे समझाने के बाद ये चीज़ें नहीं समझ आ रही कि सर आप कर क्या रहे हो, ये कैसे जोड़ दे रहे हो, देन भाई साहब जाके बेसिक्स रिवाइज करो पहले, क्योंकि ये फील की बात है यार ना, मैं कैसे कर दूंगा ये चीज़ें। वापस आ ध्यान दो, ओमेगा नॉट m से घूम रहा था, चलो बढ़िया है। अब पहले मुझे बताओ रेडियस फाइनल कितना हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर चेंज आपका डेल्टा टी है, तो आर फाइनल जो आपका आएगा वो होगा r इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। क्लियर है बात भाई, आपका जो रेडियस निकल के आएगा फाइनल वाला वो ये हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, रेडियस बढ़ गया। अगर मान लें पार्टिकल का अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आपकी कवर अप हो रही हैं। एक तो बेसिक आपके कवर अप हो रहे हैं, अगर आपका है तो रिवीजन हो रहा है। दूसरा आपका जो होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हम वेरिएशन भी निकाल रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल हो सकता था कि हम पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वेरिएशन बताएं, फिर हम इस सवाल को कराएं, तो वो चीज़ें ना एकदम से रिपीट टेलीकास्ट हो जाती है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे नहीं करा रहे हैं। चलिए आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था एम आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मान के चलेंगे के एम आर स्क्वायर है। सर क्यों, याद करो। अब के आपने पढ़ा था भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 भी होता है, 3/2 एम आर स्क्वायर बाई होता है, 5/2 एम आर स्क्वायर बाई भी होता है, मतलब बहुत चीज़ें आती है। 2/5 होता है। तो अब यहाँ पे के वो नंबर है। अब अगर ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा, के आपका एक नंबर है जो बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आई इनिशियल ये हो गया। और अगर आप फाइनल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आई फाइनल इज इक्वल टू के तो रहेगा क्योंकि बॉडी तो चेंज नहीं हो रही है, एम आर फाइनल का स्क्वायर। सर ये दोनों आपने सेम कैसे कर दिया, अरे भाई बॉडी चेंज नहीं हो रही है। अच्छा एक सवाल पूछता हूं, आपके पास मान लीजिए कोई एक क्यूब था, क्या था, क्यूब था, आपने उसे गर्म किया, तो गर्म करने से क्या हो जाएगा, क्या वो सॉलिड में स्फीयर बन जाएगा, नहीं ना। तो जैसे आप एक स्फीयर को गर्म करो, तो स्फीयर को गर्म करोगे तो स्फीयर फैलेगा भाई ना, फैलने के बाद क्या रहेगा, स्फीयर ही तो रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि फैलने के बाद वो डिस्क बन जाएगा, या फैलने के बाद वो क्यूब बन गया, या लैमिना बन गया, नहीं होता ना। तो
तो भाई ये भी आपका स्फीयर था तो ये भी स्फीयर था। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एम आर स्क्वायर था तो इसका भी के एम आर स्क्वायर होगा, जहां पे दोनों के के की वैल्यू सेम ही होगी। पर यहाँ पे रेडियस आर था, यहाँ पे आप रेडियस लिखोगे आर फाइनल। गर्म करने से मास में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप इसी में ये चीजें मैं मिटाता हूं, है ना, क्योंकि ये तो समझाने के लिए था, आगे हम इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर आई फाइनल की बात करें तो आई फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा के एम आर फाइनल, मतलब ये चीजें रही आपकी, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वेरिएशन निकाला है। क्या निकाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वेरिएशन। अब यहां से एक चीज आप समझ भी सकते हो कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है। तो आप यहां से एक चीज नोट भी कर सकते हो नोट में कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहां तक ये कॉन्सेप्ट था, आप लिख सकते थे हेडिंग डाल के, वेरिएशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप ये समझो कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर के एम आर स्क्वायर होता है। अगर आप बॉडी को हीट करोगे तो आपको बताया गया था कि भैया उसका जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो रेडियस भी तो बढ़ेगा। अगर रेडियस बढ़ेगा तो बढ़ेगा। क्लियर, चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो यहां पे अपनी अप्रोच क्या रहेगी भाई साहब, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, यहां की बात अपना कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि भाई हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो आपका एंगुलर मोमेंटम, देन एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो यहां पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देंगे, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। क्लियर बात। अब क्या करना है, आई ओमेगा, यहां का आई इंटू ओमेगा, यहां का आई इंटू ओमेगा, दोनों को बराबर कर देंगे और हमको मिल जाएगा। क्लियर है बात। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम बोले कि हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को बराबर कर देंगे। अब इनिशियल कितना था, तो आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, के एम आर स्क्वायर, और ये ओमेगा नॉट था, ये कितना था, ये बाद में फाइनल कितना हो गया, के एम आर स्क्वायर, यहाँ पे दोनों तरफ का एम वही है, एम आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस, इसे आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा टी। अरे भाई याद करो ना, स्मॉल था, पावर आगे आ जाती है, और इंटू ओमेगा फाइनल। अब के एम आर स्क्वायर से के एम आर स्क्वायर आपको कैंसिल आउट हुआ और आपको ओमेगा फाइनल देखने को मिल रहा है, ओमेगा नॉट अपॉन में 1 प्लस 2 अल्फा को आप बीटा भी लिख सकते हो, बीटा डेल्टा टी, क्योंकि आपको 2 अल्फा बीटा दिया गया था। ये हो गया। अब अगर आपको याद हो जो हम करते आ रहे हैं तो वही चीज़ एक बार और करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा इंटू डेल्टा टी। अब जिसको नहीं समझ आया भैया अब क्या ही बताएं तुमको, अब क्या ही बोले, बहुत बार ये चीज़ कर चुके हैं। अरे इसको ऊपर लेके जाओगे तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी की पावर -1 होगा, और बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा दोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर। तो अब ध्यान से देखो कि भाई आई इंटू ओमेगा में, अब ध्यान से सुनो कि अब ऑब्वियस सी बात है, लाजमी था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी आई की वैल्यू बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा की वैल्यू घटनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि आई इंटू ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो जितने से आपका आई बढ़ेगा जिस फैक्टर से, उसी फैक्टर से आपका ओमेगा घट जाएगा, तभी तो भाई वैल्यू सेम आएगी। अगर आपने ओमेगा को डबल किया तो आपका आई आधा हो जाएगा, क्योंकि आई इंटू ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। कब, जब आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हो। क्लियर है बात। तो आप इसे नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। अपने पास अगला सवाल है, वो ये है कि अपने पास एक कंटेनर है और कंटेनर में एक लिक्विड फिल किया गया है, और कंटेनर को और लिक्विड को गर्म किया जा रहा है। अब आपसे सवाल पूछा गया है कि विल लिक्विड ओवरफ्लो, मतलब दोनों को सेम टेम्परेचर दिया गया है, क्या आपका लिक्विड ओवरफ्लो कर जाएगा।
हाँ या ना? सोचिए। अरे यार आपने देखा होगा ना कि हम बर्तन में पानी गर्म करते हैं या बर्तन में दूध गर्म करते हैं, तो बर्तन के साथ साथ हम दूध को भी तो गर्म कर रहे होते हैं, तो दोनों का टेम्परेचर सेम ही तो होता है यार। और जब दोनों का टेम्परेचर सेम होता है तो आप देखते हो कि दूध बाहर चला आता है ना? तो वही चीजें हैं, आप पानी बाहर नहीं आता है तो क्या लिक्विड ओवरफ्लो करेगा? आपको इसका जवाब देना है, बताइए। अरे बोलिए। अब ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स। अब कैसे डिपेंड करेगा? अरे भाई मान लो आपका कंटेनर कम एक्सपेंड हुआ, लिक्विड ज्यादा हो गया उसी टेम्परेचर पे, तो कंटेनर के कंपैरिजन में लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो वो एक्सपेंड कर जाएगा। लेकिन अगर आपका कंटेनर ज्यादा एक्सपेंड करा, लिक्विड कम एक्सपेंड किया, तो लिक्विड का लेवल राइज कम होगा। अगर दोनों ने सेम एक्सपेंशन किया तो सेम रहेगा। यानी आपका लेवल, आपका लिक्विड ओवरफ्लो भी कर सकता है, लेवल डाउन भी हो सकता है, मतलब राइज क्या बोलते हैं, लेवल डाउन, अरे मतलब भाई जो भी है, और दोनों का लेवल सेम भी रह सकता है। कब? ये डिपेंड करेगा। तो सर सवाल में कहा लिखे थे विल लिक्विड ओवरफ्लो, ऐसा ही। ध्यान से सुनो, पहले मुझे बताओ कि गर्म कर रहे हैं, देखो शुरुआत की बात अगर करें, इनिशियली वॉल्यूम ऑफ, अगर इनिशियली बात करें, इनिशियली गर्म करने के पहले इनिशियली क्या होगा? इनिशियली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये दोनों सेम होंगे, वी होंगे, दोनों सेम मान लेते हैं वी होंगे। गर्म करने के बाद क्या होगा, है ना? आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद क्या होगा? एक मिनट, आइए अब आप मुझे बताइए, गर्म करने के बाद कंटेनर का फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? गर्म, अरे क्या लिख रहा हूं भाई, गर्म करने के बाद फाइनल क्या होगा कंटेनर का? तो भाई V इंटू 1 प्लस गामा ऑफ कंटेनर इंटू टी। अब डेल्टा टी लिख सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी है। अच्छा, V फाइनल ऑफ लिक्विड कितना होगा? वो भी होगा 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी। अब यहां पे जो आपका ओवरफ्लो है वो कब होगा? वो डिपेंड करेगा V इसके ऊपर, देखो इस फैक्टर के ऊपर, V फाइनल कंटेनर माइनस V फाइनल लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर, अब देखो यहां पे आपका दिमाग काम करना चाहिए, अगर ये वैल्यू ज्यादा हुई, ये कम हुई तो लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करेगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर हुए तो लिक्विड ओवरफ्लो करेगा। और अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा हो गई और ये वैल्यू कम हो गई तो लिक्विड ओवरफ्लो कर जाएगा। बात समझ आई? तो यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे और वो तीनों केसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, अगर ये 0 हुआ तो क्या होगा, अगर ये निगेटिव हुआ तो क्या होगा, हम इन तीनों केसेस पे चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट मेरे लिए आप एक काम करो, आप बताओ कि V इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो जब आप इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? देखो V प्लस V गामा C डेल्टा T माइनस V गामा L डेल्टा T। अब आप ध्यान से देखो, V से V कैंसिल आउट हुआ, आपको जो चेंज इन वॉल्यूम मिल रहा है वो है V इंटू गामा C माइनस गामा L इंटू डेल्टा T। आप इस फैक्टर को एक बार ध्यान से देखिए, ये गामा है यार, V और गामा में अंतर समझिएगा। आप इस फैक्टर को एक बार आंखों से घूर घूर के देखिए, आप इस फैक्टर को एक बार घूर घूर के देखिए कि आपका जो एक्सपेंशन वाला टर्म है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, गामा ऑफ कंटेनर और गामा ऑफ लिक्विड के ऊपर। अगर ध्यान सुनो, अब देखो वॉल्यूम तो हमेशा पॉजिटिव होगा, हम गर्म कर रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कहीं ना कहीं ये चीज इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आप इसको यहां के बाद यहां पे आके देखो कि अगर चेंज इन वॉल्यूम वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है गामा ऑफ कंटेनर माइनस गामा ऑफ लिक्विड के ऊपर। अगर ये, ध्यान से सुनो, अब ये टर्म पॉजिटिव कब आएगा, है ना, ये टर्म पॉजिटिव कब आएगा? पहला केस, अगर गामा C बड़ा हो गया गामा L से, तो चेंज इन वॉल्यूम, जिसे हम वो वाला बोल रहे हैं डेल्टा V, हम इसी को शॉर्ट में डेल्टा V बोल रहे हैं, कौन बार बार इतना बड़ा लिखे। तो ये आपका जो डेल्टा V है ये आपका आ रहा है पॉजिटिव।
अब पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि भाई फाइनल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ज़्यादा हो गया और इनिशियल फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कम हो गया। इस केस में क्या होगा, अरे भाई आपका भगोना ज़्यादा बड़ा हो गया, लिक्विड कम फैला, तो लिक्विड का लेवल क्या होगा, डाउन होगा। तो लेवल क्या होगा, विल डाउन, लेवल विल नॉट राइज अप, लेवल क्या होगा, डाउन होगा, डज नॉट ओवरफ्लो, सीधे लेते हैं, विल नॉट ओवरफ्लो, डज नॉट क्या होता है, विल नॉट ओवरफ्लो। इस केस में भैया ओवरफ्लो नहीं होगा। क्लियर। चलिए अगले टर्म की बात करते हैं, अगले वाले, अब इसको मिटाना ही पड़ेगा भाई, जगह नहीं है। दूसरे केस की बात करिए, दूसरे वाले केस की बात ये है कि मान लेते हैं गामा एल और गामा सी बराबर हो गए, तो अब ये सी बात है चेंज इन वॉल्यूम 0 आएगा। इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बराबर होगा फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के। तो भाई साहब कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा भरा रहेगा, पहले ही जैसा पहले था वैसा अब होगा, तुमको भनक तक नहीं लगेगी। अच्छा, मतलब नो राइज, नो लेवल राइज, नो लेवल राइज, नो राइज इन लेवल लिखेंगे ना, नो राइज इन लेवल, अंग्रेजी भैया यही दिक्कत होती है। ठीक, चलिए अगर तीसरे केस की बात करें, तीसरा केस क्या था, तीसरा केस अपने पास ये है कि अगर मान लीजिए तीसरा केस गामा लिक्विड वाला वो ज़्यादा हो जाए गामा कंटेनर से, तो क्या होगा, तो ध्यान दो डेल्टा वी आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यही एक बचा ही है, क्योंकि हमने जो माना था है ना कंटेनर का, अब मतलब वही सेम तो कर दिए, रुको ये सही था कि भाई कंटेनर का जो गामा है वो कम है और लिक्विड का गामा ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज़्यादा होगा फाइनल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के, है ना। अरे पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव होगा, कहीं पर ला रहा हूँ मैं, निगेटिव होगा। अरे क्योंकि हमारे डेल्टा वी क्या था, हमारा डेल्टा वी था वी फाइनल ऑफ कंटेनर माइनस वी फाइनल ऑफ लिक्विड, तो यही तो था। अब जब ये था तो अब ये वैल्यू निगेटिव कब आएगी, जब ये वैल्यू कम हो और ये वैल्यू ज़्यादा हो, यानी आपका लिक्विड टेम्परेचर देने पे ज़्यादा फैल गया और आपका कंटेनर उतने बड़ा था, तो क्या होगा, होगा ये कि मम्मी ने तुमको दूध उबालने के लिए बोला था और तुम भाई साहब ऐसे देख रहे थे, और दुनिया की सबसे तेज चीज़ वही है कि ऐसा तुम देख रहे थे, अच्छा अभी टाइम है, इधर तुम ऐसे देखने लगे, अचानक से एक बार प्लग झपकाए और तुरंत प्लग झपके दूध उबल चुका था। यानी आपका दूध का वॉल्यूम समझ गए ना, ज्यादा हो गया, गर्म करने से फैल गया, लेकिन कंटेनर यानी जिस भगोने में आपने रखा था उसका वॉल्यूम फैला ही नहीं, समझे। तो यही चीज है। वैसे दुनिया की सबसे तेज चीज उसी को बोल सकते हैं। कभी हुआ है तुम्हारे साथ? हमारे साथ हुआ है, बस मार नहीं पड़ी है, तुम्हें तो पड़ जाती होगी, हम तो बड़े हो गए हैं। सुनने को मिलता है कि लापरवाही की भी हद होती है, एक काम देते हैं वो भी ढंग से नहीं करते हो, मतलब सुनाने वाला तरीका सही है, फैल जाता है, काम बढ़ा देते हो, 5 मिनट का काम रहता है तुम 10 मिनट करवाते हो और कुछ नहीं। तो विल नॉट, मतलब बहुत मुश्किल से सुनने को मिलता है। मम्मी हमारी बहुत अच्छी आदमी है, बहुत अच्छी इंसान है, आदमी नहीं है। चलिए इधर ध्यान से देखिए, मेरे को क्या था, हाँ, लिक्विड विल ओवरफ्लो, लिक्विड विल ओवरफ्लो, कि अपना जो लिक्विड है ना भैया वो ओवरफ्लो कर जाएगा। सो रहे हो क्या? सोना नहीं है, ध्यान दे सर। तो ये जो आपका है ना ये एडवांस में आ सकता है ऐसे कॉन्सेप्ट। और एडवांस में कहाँ पे आएंगे भाई, कंडीशन वाली चीजें हैं तो आपका पैसेज में आ सकता है, आपका मैच द कॉलम में आ सकता है ना। कहाँ पे आ सकता है ये आपके पैसेजेस में आ सकते हैं, मैच द कॉलम में आ सकता है ना, ये यहाँ पे आ सकता है क्योंकि यहाँ पे ना कंडीशन वाला है और बढ़िया, मतलब बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ बोल सकते हो कि आपके बेसिक्स को ये जरूर ट्रिगर करेगा कि हाँ बच्चे को आता है कि नहीं आता है, बच्चे अपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो आप इसको एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए पहले, मैं समझाता हूँ। बोल क्या रहा है कि आपके पास एक कंटेनर था, कंटेनर में एक बॉडी थी, ज़्यादा कुछ नहीं दिया है तो सब कुछ हमको मान के फिर सॉल्व करना होगा।
आपका जो आंसर है वो गामा बी, गामा एल और डेल्टा टी के टर्म्स में आ जाएगा। फिर हम वहाँ से एनालिसिस करेंगे। अगेन ये एडवांस के क्वेश्चंस के लेवल पे आ सकता है, क्योंकि मेंस लेवल पे तो नहीं आएगा। मेंस में आएगा तो यहाँ से कुछ एक आध पोर्शन आ जाएंगे, और ये एडवांस में पैसेज और मैच द मैट्रिक्स वाले में से आ सकता है। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन जिसे आप बोलते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें आ सकती हैं। तो क्या सवाल है? सवाल ये है कि आपने एक बॉडी को पानी में डाल दिया है या कोई एक लिक्विड था उसमें डाल दिया है। अब आपसे पूछा गया है कि भाई दोनों को हमने हीट किया है ना, हीट इज प्रोवाइडेड सच दैट टेम्परेचर चेंज, मतलब भाई जब आप पानी को गर्म करोगे तो लिक्विड में जो आपने ये बॉडी डाली हुई है वो सिंक करेगी कि फ्लोट करेगी। अब यहाँ पे आपका फिर से बेसिक्स कवर अप होगा, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल जुड़ चुका है यहाँ पे। तो आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा? आप उस बात को ध्यान से सोचो कि भाई बॉडी अगर ये यहाँ पे है, अभी मान लेते हैं अभी यहाँ पे है, क्यों है भाई? बॉडी को तो नीचे चला जाना चाहिए था। सर क्यों? क्योंकि बॉडी का वेट नीचे लग रहा है, लेकिन बॉडी अगर रुकी हुई है इसका मतलब बॉडी के ऊपर कोई एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। अरे बोलो भाई, जिसे हम लोग बाइंड फोर्स बोलते हैं। क्लियर है बात? अब आपको वेट का फॉर्मूला क्या होता था? अब देखो कुछ चीजें हम मान रहे हैं जो हम लोग फ्लूइड से मानते हुए आ रहे हैं। तो फ्लूइड में हमने बोला था कि भाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम लोग सिग्मा मानेंगे और डेंसिटी ऑफ बॉडी को हम लोग रो मान के चलेंगे। ये हमारा एजम्पशन था। अब आपको मैंने फ्लूइड में ही जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा रहा था तो आपको दो चीजें लिखना सिखाई थी। आप मेरे को वेट लिख के बताओ और बॉडी लिख के बताओ, सॉरी बॉडी नहीं, बाइंड फोर्स लिख के बताओ। तो अगर वेट की बात करें तो वेट आपका क्या हो जाएगा? वेट आपका क्या हो जाएगा? चलो पहले बाइंड फोर्स लिखो। तो बाइंड फोर्स आपका क्या होगा? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड या सबमर्ज्ड, तो कितना वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में आपका पूरा वॉल्यूम ही तो डूबा हुआ है। अच्छा, फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी रो, सॉरी सिग्मा, फिर जी। और वेट क्या होता है? वेट वाला ध्यान से सुनो, वेट आपका होता था वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू रो इंटू जी, या आपका वेट होता है एम इंटू जी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, दोनों चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए पहले कि क्या होगा गर्म करने पे। क्या होगा? आपने पढ़ा कि भाई जब गर्म करेंगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ता है, पढ़ा था। लेकिन गर्म करने से, ध्यान से सुनो, आपका जो बाइंड फोर्स है उसके ऊपर ध्यान से सुनो। सर गर्म करने से क्या होगा? वेट के ऊपर क्या, पहले आप मुझे बताओ, कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं गर्म कर रहा हूं, पहला सवाल मेरा ध्यान से सुनो, अगर मैं गर्म कर रहा हूं तो क्या बॉडी के वेट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? जवाब है नहीं। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है कि सर करेगा, तो गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि वेट जो है, वेट एम इंटू जी होता है। तो भाई जब गर्म करोगे ना तो मास चेंज होगा ना तो जी चेंज होगा। आप इस वाले फॉर्मूले को देख के सोच रहे हो। अरे तुम ये बताओ कि जब गर्म करोगे तो बॉडी एक्सपेंड होगी, यानी ये चीज बढ़ेगा, लेकिन डेंसिटी तो घटेगी ना। यानी आपका जो मास है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी, जितने से ये बढ़ेगा उतने से ये घटेगा। समझ आई बात? यानी अगर आप गर्म करोगे तो बॉडी का वेट तो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या चेंज हो सकता है? मतलब किस लिए तब ये पूछा कि सिंक और फ्लोट करेगा? भाई सिंक कब करेगा? जब ये वाला फोर्स ज्यादा हो इस वाले से। फ्लोट कब करेगा? जब ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाए इस वाले से, तभी तो। अगर दोनों बराबर हुए तो यहीं पे रह जाएगा। यानी फिर से ये कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। चलिए, अब आपका जो बाइंड फोर्स है अगर उसको ध्यान से देखो तो ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है और जी पे डिपेंड कर रहा है। आपको बताया गया था कि भाई अगर बॉडी को आप टेम्परेचर दे रहे हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी यहाँ पे बॉडी का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये बोलेगा कि बाइंड फोर्स बढ़ेगा, यानी बॉडी को ऊपर लेके जाओ। अच्छा, आगे सिग्मा भी है, ये बोलेगा हम डेंसिटी हैं, हम टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाते हैं। बताया गया था, याद है? याद आ रहा होगा, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी अपना टर्म था, है ना? तो वो होगा। अब ये भाई साहब बोल रहे बढ़ेगा, ये भाई साहब बोल रहे घटेगा। अब ये बात माने तो किसकी माने? जो बाइंड फोर्स है वो बात किसकी माने? अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। चलिए जल्दी से आप मुझे बताइए, मान लेते हैं बॉडी का वॉल्यूम V है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी न्यू कितना हो जाएगा? न्यू वॉल्यूम बी न्यू है ना, बी न्यू कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बॉडी न्यू कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी पुराना वाला V इंटू 1 प्लस अब वॉल्यूम ऑफ बॉडी तो गामा यूज करना पड़ेगा, गामा ऑफ बॉडी इंटू डेल्टा टी। क्लियर है बात? भाई यही तो होगा वॉल्यूम वाला फैक्टर। अच्छा, सिग्मा की बात करें यानी डेंसिटी, इसकी बात करें तो ये क्या होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड
यानी सिग्मा, ये न्यू वाला कितना होगा, याद आ रहा है कुछ, वो होता था सिग्मा इंटू 1 माइनस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। याद आया कुछ, बताया भाई, याद आया आपको कुछ? अच्छा चलो बहुत बढ़िया। आप क्या यहां से टेम्परेचर बढ़ाने के बाद न्यू बाइंड फोर्स निकाल सकते हो? यस। तो एफ बाइंड न्यू वाला कितना होगा, वी बी न्यू इंटू सिग्मा न्यू इंटू जी। जल्दी से इनमें आप वैल्यूज रखिए पहले तो एफ बी न्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v इंटू 1 प्लस गामा बी डेल्टा टी इंटू ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 1 माइनस गामा एल डेल्टा टी इंटू जी। ये हो जाएंगे, ये भाई सिग्मा है, ठीक है, इंटरकनेक्शन मत समझिएगा दोनों के बीच में। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस v इस रो, ध्यान से सुनो, मैं इस v इस रो और इस जो g को साथ में लिखूं तो v रो g क्या हो जाएगा, ओल्ड एफ बी। यानी आपका जो नया बाइंड फोर्स है एफ बी न्यू, वो है एफ बी इंटू 1 प्लस गामा ऑफ बॉडी डेल्टा टी इंटू 1 माइनस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। क्लियर कि भाई आपका जो न्यू है। अब यहां पे आप सोचो, मतलब यहां पे कंडीशन बनेगी कि अगर आपका न्यू वाला बाइंड फोर्स इस पुराने से ज्यादा हो गया तो बॉडी ऊपर की तरफ चली जाएगी, अगर पुराना वाला नए से ज्यादा हो गया यानी आपका नया वाला कम हो गया तो बॉडी नीचे चली जाएगी, अगर दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा, तो बॉडी वहीं रह जाएगी। अब ध्यान से देखो कि आप एक चीज और इसमें कर सकते हो, एफ बी न्यू इज इक्वल टू एफ बी इंटू 1 प्लस गामा बी डेल्टा टी अपॉन में 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। सर ये कैसे कर दिया, खुद सोचो, सब हम ही बता देंगे। अब ध्यान से देखो, आपका जो न्यू वाला बाइंड फोर्स है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहां पे केसेस बनेंगे, अब इसको पहले नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए नोट कर लीजिए, मैं साइड हो चुका हूं। इधर वाला मिटाऊंगा मैं। अब यहां पे अगेन हम लोग केसेस की ही बात करेंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पे एफ बी न्यू ये सब की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। पहला केस, अगर गामा ऑफ बॉडी ज्यादा होगा गामा ऑफ लिक्विड से, तो अगर ये वाला टर्म इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तो भाई साहब ये वाला टर्म बढ़ जाएगा। अरे तुम देखो ना यार, अगर ये टर्म इससे ज्यादा हुआ तो ओवरऑल ये टर्म बढ़ेगा, यानी एक से ज्यादा होगा तो ओवरऑल एफ बी न्यू क्या होगा, मैथ वाली बात है, आपका जो न्यू बाइंड फोर्स होगा वो पुराने से बड़ा हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी बॉडी ऊपर चली जाएगी, यानी ये फ्लोट करेगी, यानी बॉडी का लेवल क्या होगा, राइज कर जाएगा, अब ऊपर चला जाएगा। अब भाई मुझे नहीं पता कि कितना ऊपर जाएगा ना, मान लो कि यहां तक जाते जाते उसका वेट बराबर कर लिया तो, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, अब यहां पे तो फिर ऊपर चली जाएगी, सॉरी बॉडी फ्लोट करने लगेगी, राइजर मतलब फ्लोट ही करना होता है। चलिए दूसरे केस में बात करें, वो ये कि गामा ऑफ बॉडी अगर कम हो गया गामा ऑफ लिक्विड से, तब क्या होगा, तो ध्यान से देखो, ये वाला टर्म कम आएगा, ये वाला टर्म ज्यादा आएगा, तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू एक से कम आएगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, यानी एफ बी न्यू कम होगा एफ बी से, ओल्ड वाले से, है ना। इस केस में क्या होगा, बॉडी आपकी सिंक कर जाएगी, यानी डूब जाएगी। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये है कि अगर गामा ऑफ बॉडी इज इक्वल टू हो जाए गामा ऑफ लिक्विड के, तब क्या होगा, तो भाई न्यू और ओल्ड बाइंड फोर्स बराबर होंगे। भाई साहब बॉडी जहां थी वहीं पे रह जाएगी, ना तो वो ऊपर जाएगी ना तो वो नीचे जाएगी, बॉडी जहां की तहां रुक जाएगी, यानी आप समझ लो कि रेस्ट में हो जाएगी। अरे यार नो चेंज इन पोजीशन ऐसे लिख देता हूं, नो चेंज इन
पोजीशन। क्लियर है बात? तो तीन चीजें हैं, आपको इनको एनालाइज करना होता है, ठीक है, कि भाई साहब अगर गामा की वैल्यू बॉडी, मतलब आप इतना समझा दिया, अब क्या है दोबारा बोलना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनको देखो, अभी यहाँ पे हमने कोई एक वैल्यूज नहीं ली है, अगर एडवांस में आपको किसी टेस्ट में मिलता है तो वहाँ पे होपफुली आपको ये वैल्यूज दे दे, फिर आपको कैलकुलेशन करके ये सारी चीजें निकालनी पड़े, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। अभी दो क्वेश्चंस और अच्छे वाले बचे हैं। एक जो आपका हम लोग का ट्रेडमार्क क्वेश्चन होता है, यानी मतलब कंपल्सिव क्वेश्चन होता है, सब कराते हैं, वो वाला है कि हम लोग मेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं उसको, है ना, बाय मेटेलिक स्ट्रिप वाले क्वेश्चंस बचे हैं। और फिर एक रीडिंग होता है, रीडिंग बाय मेटेलिक स्ट्रिप। ये दो कॉन्सेप्ट बच रहे हैं। अपना टाइम हो चुका है ना, एक्सटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अगेन अपना मतलब लगभग आधे घंटे 40 मिनट लेके चला जाएगा। तो एक काम, अब अपना वीडियो क्या होता है, 1 घंटे का होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में ही अपना थर्मल एक्सपेंशन वाला पोर्शन खत्म होगा, वो वाला भी आप देख लीजिएगा। और ये चीज़ें एडवांस थी, अगर आपको नहीं कहीं पे दिक्कत आ रही है, आप एक काम करिएगा, अपना बेसिक्स रिवाइज करिएगा, है ना। नो डाउट चीज़ें थोड़ी सी टफ है, नहीं उतनी आसान तो नहीं है, मतलब जितनी आपको शायद लगे, क्योंकि अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको लिटरली बता रहा हूँ चीज़ें टफ लगेंगी। यहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं, बायंसी वाली चीज़ें। तो अगर भाई बाइंड फोर्स किसी ने फ्लूइड नहीं पढ़ा तो उसको ये सवाल कहाँ समझ आएगा, है ना, कि हम बाइंड फोर्स की बात कर रहे हैं, है ना, कैसे हम वहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। फिर रोटेशन वाले आ गया, अब हम सीधे ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दिए। बच्चे ने अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसको दिक्कत आएगी ही ना। एडवांस भाई इसीलिए होता है कि वहाँ पे 2-3 टॉपिक्स को मिक्स अप कर देते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा टफ माना जाता है। और बेसिक्स को आपको वो बार बार चेक करते हैं कि आप है कि नहीं है। और आई होप आप लोग अपने बेसिक्स के पढ़ते पढ़ते PYQ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। PYQ जरूर सॉल्व करिएगा, मेंस के तो आप पक्के से कर लीजिएगा, क्योंकि ठीक है। चलिए फिर पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने अच्छे सवालों के साथ। बाय बाय।